ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक अमिताभ सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज 5वें चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। अब सिर्फ छठे और 7वें चरण का ही मतदान बचा है। अमिताभ जी, आज जो 5वें चरण का चुनाव संपन्न हुआ, 12 जिलों में ये मतदान हुआ है और कई उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्रियों की आज किस्मत भी ईवीएम में बंद हो गई है। कैसे देखते हैं आज के मतदान के प्रतिशत को आप, और साथ ही साथ किन सीटों पर आपको लगता है कि बहुत दिलचस्प मुकाबला हो सकता है? बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो सबसे बड़ी परीक्षा इस पूरे के पूरे चरण में है। अयोध्या से संगम तक आज वोटिंग है। अयोध्या में मंदिर बनना शुरू हो जाना, वाराणसी में भले अगले चरण में चुनाव हो, लेकिन वहाँ वाराणसी में कॉरिडोर बनना, इस पूरे इलाके में एक जो बीजेपी का कैंपेन का इशू रहा है, मुद्दा रहा है, वो इस इलाके में होगा। अगर माना जाए तो 12 जिलों की 60 सीटों पर अयोध्या से संगम तक मतदान होने वाला है। प्रयागराज का अपना महत्व है, जहां से सिद्धार्थनाथ सिंह, चिराथू से केशव मौर्य खड़े हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बड़े बड़े वीआईपी लोग चुनाव में हैं आज, और मुझे लगता है कि काफी जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो काफी इंटरेस्टिंग भी रही है। वोटिंग का परसेंटेज भी मुझे लगता है कि ठीक ठाक ही गया है। तो एक तरह से संदेश इस इलाके से अच्छा जाएगा और तय करेंगे कि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरफ चुनाव नतीजे जा रहे हैं आज के जो वोटिंग होगी उस पर। अब सिर्फ 2 चरणों का चुनाव बचा है। छठे चरण के तहत 3 मार्च को चुनाव होना है और फिर 7वां चरण होगा और उसके बाद मतों की गिनती होगी। ऐसे में बतौर राजनीतिक विश्लेषक आप क्या समझते हैं कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं या जो आमने सामने जिनमें लड़ाई हो रही है, सपा बनाम भाजपा की अगर हम बात करें, तो इन 2 चरणों में किस रणनीति के साथ वो चुनाव प्रचार में जाएंगे? अगले 2 चरण में अगर आप देखें तो बहुत बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 3 दिन प्रधानमंत्री मोदी खुद वाराणसी में प्रवास करेंगे, वहां अघोषित रोड शो भी होगा। वहां पे हेलीपैड से लेके संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूर्वांचल की सीटों तक। काशी में 8 सीटों के 20,000 बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री ने लगातार बातचीत की है। 2-3 दिन प्रधानमंत्री खुद वहां रहेंगे, तो आप जनता समझ सकती है कि कितना ध्यान है प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री खुद जब अगर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, तो ये संदेश पूरी की पूरी पार्टी और संगठन को दे रहे हैं कि कितने बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री महत्व देते हैं। वो जानते हैं कि मेहनत राजनेता भले ही अपने लंबे लंबे भाषणों से करे, लेकिन चुनाव में जब जिताने की बात आती है तो यही बूथ लेवल के कार्यकर्ता उनको जीत दिलाते हैं। तो आज जो बनारस गए हैं, उनका बहुत बड़ा मकसद ये है कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना। तो एक बहुत बड़ी कोशिश है बीजेपी की, जो पिछली बार मैंडेट आया था उसको बरकरार रखने की। और मुझे लगता है खुद प्रधानमंत्री फ्रंट से लीड कर रहे हैं, भले ही मुख्यमंत्री योगी हो, लेकिन मोदी योगी के नाम पर ये पूरा का पूरा चुनाव मौजूद सत्ता पक्ष लड़ रहा है। आपने सत्ताधारी पार्टी की बात की, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, जो आज 5वें चरण का चुनाव हुआ, उसमें भी 2012 के चुनाव में इन दोनों का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। और अगर इन्हें सत्ता की सीढ़ियां चढ़नी है या फिर ये अपनी उम्मीदें बरकरार भविष्य के लिए भी रखना चाहते हैं, तो बाकी बचे 2 चरणों में इन्हें बेहतर प्रदर्शन करना होगा। इनका क्या एजेंडा देखते हैं आप इलेक्शन कैंपेन में? 2 चीजें साफ है। बहुजन समाजवादी पार्टी अपने जाटव वोटों के आधार पर आगे बढ़ना चाह रही है। आपको याद होगा गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक साक्षात्कार में कह दिया था कि बसपा अगर खामोश है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है, वो अपनी सीटें काफी बरकरार रखेगी। तो बसपा भी एक अपनी चुनाव अपनी प्रक्रिया से लड़ रही है। भले ही बहन मायावती बहुत ज्यादा चुनाव पर जोर न डाल रही हो, बहुत ज्यादा कैंपेन पर जोर न डाल रही हो, कोरोना काल में वैसे भी कैंपेन बंद था, लेकिन उनका अपना वोट बैंक पूर्वांचल में भी है और इन तमाम इलाकों में एक बहुत बड़ा तबका है जो मायावती के लिए वोट करता है। तो दूसरी बात, जहां तक समाजवादी पार्टी की है, वो एक गंभीरता से चुनाव लड़ रही है। पिछले 2-3 चरणों में भी काफी समाजवादी पार्टी के दावे भी काफी रहे हैं कि अब वो चुनाव बीजेपी को टक्कर दे रही है, वो बीजेपी से आगे निकल रही है। भी अखिलेश बार-बार दावा करते रहे हैं और लगातार अगर आपने देखा होगा तो कैंपेन में नेक टू नेक लड़ाई एक नजर आ रही है। तो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना वोट बैंक है। एक जो यादव वोट बैंक हो, संख्यक वोट बैंक हो, कुछ जो एंटी इनकम्बेंसी वोट्स हो, उनके आधार पर भले ही अखिलेश आगे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ये बहुकोणीय संघर्ष जो है यहाँ पर, ये काफी मायने रखेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। क्योंकि पिछले चरण में आपको याद होगा बीजेपी की 2 सहयोगी पार्टियां, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, उसकी कई सीटों पे उम्मीदवार हैं, निषाद पार्टी है, उसके लोग भी काफी दांव पर हैं। तो आज जो वोटिंग हुई है उसमें इन सब सीटों पर भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा। और
जहां तक इस फेज की बात है जो आज इसमें मतदान हुए हैं, वो काफी ज्यादा तय करेगा कि बीजेपी का जो कैंपेन का मुद्दा रहा है वो किस दिशा में वोटरों को प्रभावित कर पाया है इस पूरे इलाके में, आज जहां पर 12 जिलों के 60 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है। अगर कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका गांधी ने पूरे कैंपेन को लीड किया है। अब तक उन्होंने महिलाओं को बहुत हद तक आगे रखकर चुनाव लड़ा है। महिलाओं को बड़ी तादाद में उन्होंने उम्मीदवार भी बनाया है। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी को कैसे देखते हैं आप और कितनी संभावना इस पार्टी की देख रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, दो चीजें साफ है। कांग्रेस का पूरा कैंपेन प्रियंका गांधी पर निर्भर रहा है। जो टिकट बंटवारा हुआ है उसमें प्रियंका गांधी पूरा का पूरा रोल नजर आया है। कांग्रेस की जो प्रचार का मुद्दे रहे उस पर भी प्रियंका गांधी की छाया साफ नजर आ रही है। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देकर प्रियंका गांधी ने कहा था कि आधी से ज्यादा सीटें हम महिला उम्मीदवारों को देंगे। तो एक महिला उम्मीदवारों को खड़ा करके एक कांग्रेस ने कोशिश तो की है लड़ाई में लड़ने की, लेकिन जहां बीजेपी का अपना वोट बैंक है, जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच आमने सामने का मुकाबला हो रहा है, जहां बहन मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी को आप बहुत ज्यादा कम आकलन नहीं कर सकते, वहां कांग्रेस की मुश्किल यही है कि अपने लिए एक जगह तलाशना, दूसरी उनकी मुश्किल ये अपने बूथ से लेकर हर जगह अपने लिए कार्यकर्ता तलाशना, और तीसरी कांग्रेस की मुश्किल यही है कि आपस में जो भिड़ंत है यूपी से और कोई कद्दावर नेता नहीं बताया, सिर्फ प्रियंका के सहारे चल रहे हैं, वो उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल सामने आ जाती है। अगर अखिलेश अकेले स्टार कैंपेनर बचे हुए अपनी पार्टी के लिए, मायावती अपनी पार्टी के लिए, लेकिन योगी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पर प्रधानमंत्री खुद हर रोज कैंपेन करने उतरे। आज भी उनकी देवरिया बस्ती और में 2 रैलियां हुई है। वाराणसी जाकर वो कार्यकर्ताओं से मिले हैं। गृह मंत्री अमित शाह लगातार वहां दौरे पर हैं। पार्टी का हर मंत्री एक एक जिले में घूम रहा है। तो एक जनता तक पहुंचने की जो कोशिश है उसमें थोड़ा सा तो बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन टक्कर में कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। भले ही वो कुछ सीटें वहां निकाल ले, लेकिन बहुत ज्यादा सरकार बनाने या फिर सरकार बनाने में मदद करने की दिशा में कांग्रेस के लिए फिलहाल तो बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रही है। हो सकता है आने वाले अगले 2 साल के बाद के चुनाव के लिए उनका बेस तैयार हो रहा हो, लेकिन फिलहाल अभी टक्कर जो रूलिंग पार्टी को देते नजर आ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी ही है। व्यापक स्तर पर अमिताभ जी अगर आपसे समझने की कोशिश करें तो ये जो पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है वो विकास बनाम ध्रुवीकरण अगर कहा जाए तो कितना सही होगा? बिल्कुल, विकास बनाम ध्रुवीकरण कहा जा सकता है, क्योंकि 2 चीजें साफ हैं। अगर आपने याद होगा, योगी हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, सबने डबल इंजन की सरकार को वोट देने को कहा। प्रधानमंत्री हर भाषण में कहते हैं अगर डबल इंजन की सरकार होगी तभी उत्तर प्रदेश का विकास होगा। पिछले 5 सालों में आपको याद होगा जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो सुधरी है, इसको लेकर काफी बड़ा मुद्दा पहले 2-3 चरणों में बनाया गया है। अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के शासन में गुंडागर्दी चरम पर थी, वसूली चरम पर थी। ये तमाम आम जनता को, आम वोटरों को याद दिलाने की कोशिश की गई है, सबसे पहली बात। दूसरी बात जो अंडर करंट हो सकता है वो ये है कि जो 2 सालों से कोरोना काल में गरीबों को, गांव के किसानों को मुफ्त भोजन पहुंचाने की जो कवायद शुरू की थी मोदी सरकार ने, उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है ताकि कोरोना काल में किसी को अगर नौकरी नहीं हो तो घर बैठे राशन मिलने का कष्ट नहीं हो। तो ये राशन पहुंचाने का एक बहुत बड़ा अंडर करंट साबित हो सकता है रूरल इलाकों में वोटिंग को लेकर, और खासकर जो प्रधानमंत्री ने बिहार चुनाव के बाद कहा था कि हमारी साइलेंट वोटर महिला वोटर है, तो ये साइलेंट वोटर जो महिला वोटर हैं ये उत्तर प्रदेश में भी अपना कमाल दिखा सकती हैं, क्योंकि राशन की समस्या, अगर कोरोना काल में मंदी बढ़ी है, कोरोना काल में नौकरी घटी है, लेकिन गांव तक राशन पहुंचाने में सरकार, केंद्र सरकार की कोशिशें और योगी सरकार की कोशिशें काफी सफल साबित हुई हैं। और जो तीसरी और सबसे अहम बात है वो मैंने पहले भी कहा था, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, अयोध्या में मंदिर बनना शुरू होना, और दूसरा काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण होना, और प्रधानमंत्री का खुद इसकी पहल करना, ये भी कोहड़ा उत्तर प्रदेश में संदेश देता है कि जो बीजेपी ने के मैनिफेस्टो के जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उसको पूरा कर दिखाया है। तो इसको लेकर अखिलेश यादव बार बार डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ी है, महंगाई डबल हुई है, इसकी भी काट लगातार तमाम लोग करते रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है या भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस सरकार पर कभी भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा है। तो मुझे लगता है कि महंगाई एक हिस्सा है। अमिताभ जी, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और उत्तर प्रदेश चुनाव पर विस्तृत और व्यापक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आनंद। सुर्खियों में कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक अमिताभ सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल करने के लिए ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, airnsttalks@gmail.com।
इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।